नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। देखिए, हिंदी साहित्य की क्लास हम सभी लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आदिकाल के 50 प्रश्न इस क्लास में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि एक प्रश्न का सीधा एक उत्तर। कम समय में हम सभी लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का डिस्कस इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। जितने भी लोगों को क्लास का PDF चाहिए वो लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास किस काव्यधारा का ग्रंथ है? बताइए। भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ये एक जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक की बात करें तो शालिभद्र सूरी का ये ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पूछा गया है गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जो है हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका शालिभद्र सूरी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शालिभद्र सूरी जो है ये गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। कहीं कहीं पर आपको 4 भागों में दिखाया गया है। देखिए, प्रारंभिक और एक है मध्य, एक है आधुनिक, तो 3 इनके मुख्यतः हैं और मध्य को जो है पूर्व मध्य और उत्तर मध्य 2 में बांट दिया गया है, इसलिए कहीं कहीं पर आपको 4 भी देखने को मिल सकता है। देखिए, प्रारंभिक काल की जो समय सीमा है वो 1184 से 1350 है। मध्यकाल की जो है वो 1350 से 1857 है। आधुनिक की जो 1857 से अब तक इन्होंने जो है समय सीमा मानी है। अगला देखिएगा, गणपति चंद्रगुप्त ने किस आलोचक के संबंध में लिखा है? क्या लिखा है? वस्तुतः वे पहले जो है ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं व स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ये दोस्तों किसके संबंध में इन्होंने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में इन्होंने जो है कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है किसके संबंध में? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है। प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी इसका है। अगला प्रश्न देखिए, गोरखपंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, लेकिन इसमें जो है सांप्रदायिक शिक्षा है। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आगे देखिए, गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ है या फिर इनका दूसरा नाम है मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम जो है विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ये कथन दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधु ने जो है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे पूछा गया है, हठ योग का प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए दोस्तों, नाथ पंथ में भगवान शिव का अवतार किसे माना गया? तो गोरखनाथ को ही जो है भगवान शिव का अवतार नाथ पंथ में माना गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके हैं। देखिए, सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाने वाले संत कौन हैं? तो उनमें से जो है मत्स्येंद्र नाथ हैं, जालंधरपा हैं, इनको जालंधर नाथ भी कहा जाता है, नागार्जुन है, चरपट नाथ हैं और गोरखनाथ। अगला देखिएगा, गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है? तो शबदी इनकी जो है सबसे प्रामाणिक रचना है। देखिए दोस्तों, इनकी 40 रचनाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें तो इनकी 14 जो रचनाएं हैं वो दोस्तों वस्तुतः देखने को मिलती हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो है इनकी 14 रचनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने 14 रचनाओं का जिक्र किया है। उन 14 में जो है शबदी है ये सबसे प्रामाणिक रचना के रूप में मानी जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आगे देखिए, नाथ पंथ में 12 पंथी शाखा का प्रवर्तक किसे माना गया? 12 पंथी शाखा का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो गोरखनाथ को जो है 12 पंथी शाखा का प्रवर्तक माना गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने जो है इसको पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। आगे देखिए, किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो विद्यापति। सही उत्तर आपका हो जाएगा विद्यापति। देखिए, विद्यापति को जो है राजशेखर की उपाधि से किसने अलंकृत किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मिथिला के महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, उन्होंने इनको ये उपाधि से जो है अलंकृत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यापति को जातीय कवि भी कहा जाता है। किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने इनको जो है जातीय कवि की संज्ञा दी है। हरप्रसाद शास्त्री ने इनको जो है पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि के रूप में जो है कहा है। आगे देखिएगा, रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का जो आरंभ है उन्हीं से मानना चाहिए। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है।
इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और किसके लिए है? तो चिंतामणि त्रिपाठी के लिए इन्होंने ये कहा है। देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। आगे देखिए, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। किसके लिए है? तो रामचंद्र शुक्ल के संबंध में उन्होंने ये बात कही है। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और नरेंद्रनाथ गुप्त ने इनको जो है रहस्यवादी कवि के रूप में माना है। आगे देखिएगा, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको जो है श्रृंगारी कवि के रूप में संज्ञा दी है। विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देसी वाणी इन्होंने जो है अपभ्रंश को कहा है। किसने? तो विद्यापति ने। राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की कितनी उपाधियों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर देखिएगा 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो है हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और किसका है? तो शिव सिंह सेंगर का ये इतिहास ग्रंथ है। देखिए, इतिहास ग्रंथ जितने भी हैं उसकी क्लास मैंने अलग से ले रखी है, तो जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में वहाँ पर जो है चर्चा की गई है। जैसे कि यहाँ पर राम कुमार वर्मा, अगला प्रश्न ये देखिएगा, इससे पहले वाला प्रश्न, राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की कितनी उपाधियों का? तो यहाँ पर देखिए, विद्यापति का एक स्पेशल मैंने जो है वीडियो बनाया था, उसमें विद्यापति से संबंधित ही हर एक चीज़ को कवर किया था। तो वो क्लास देखेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर आपको जो है हर एक चीज़ डिटेल में देखने को मिल जाएगी। बाकी सभी क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, नंबर मैंने दिया है, उस पर मैसेज करेंगे तो। अगला प्रश्न देखिए, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम से अभिहित किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो बीसल देव रासो जो है ये एक गेय काव्य माना जाता है, काफ़ी चर्चित है। और आगे देखिएगा, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? तो यहाँ पर अमीर खुसरो सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? तो इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ ये रचनाएँ हैं, इनके लिए इनको जो है प्रसिद्धि मिली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? तो नाथ पंथ से। नोट करिएगा आप सभी लोग, आदिकाल के किस पंथ से जो है भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका नाथ पंथ हो जाएगा। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो यहाँ पर रासो साहित्य बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो गाथा को इन्होंने प्राकृत भाषा का मुख्य छंद माना है। राजस्थानी बोलियों से मिश्रित ब्रज भाषा के रूप को क्या कहा गया है? तो इसको जो है पिंगल कहा गया है। देखिए, पृथ्वीराज रासो की सर्वप्रथम जानकारी किस विद्वान ने दी थी? तो यहाँ पर कर्नल टाड बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? तो यहाँ पर गुजरात सही उत्तर होगा। जैन मत जो है इसका प्रचार भारत के गुजरात राज्य में जो है सर्वाधिक था। खुमान रासो की प्रामाणिकता प्रति किस संग्रहालय में जो है संग्रहित की गई है? तो खुमान रासो की जो एक प्रति है दोस्तों, वो पुणे संग्रहालय में जो है संग्रहित की गई है। अगला है दोस्तों, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, किसकी टिप्पणी है? तो यहाँ पर ये टिप्पणी रामचंद्र शुक्ल की है। इन्होंने जो है परमाल रासो के लिए ये टिप्पणी की है। देखिए, इनकी जो टिप्पणी है दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि रासो काव्य में केवल शब्दों की गूंज है, लेकिन उसका कोई मूल अर्थ और गहराई नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम गोरख की बानियों का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने छपवाया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 1923 ईस्वी में। आगे देखिएगा, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने क्या माना है? तो इसको जो है काल्पनिक माना है। देखिए, प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को जो है आलोचकों ने क्या माना है? तो काल्पनिक इसको माना है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना, ये जो है हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक के रूप में जानी जाती है। पुरुष कहानी हव कहूँ जस पत्थावे पुण्य किस कवि की उक्ति है? तो ये विद्यापति की दोस्तों उक्ति है। कबीर चरित्र बोध में कबीर के किस काल का उल्लेख किया गया है? तो आविर्भाव काल का उल्लेख जो है किया गया है। आगे देखिएगा, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कथन किसका है? बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। उन्होंने कहा विद्यापति को जो है कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। हठ योग का अर्थ देखिएगा यहाँ पर क्या है? तो हठ योग का अर्थ, हा का अर्थ यहाँ पर जो है सूर्य से है और ठा का अर्थ चंद्र से है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का योग जो है हठ योग का संपूर्ण अर्थ माना जाएगा। तो आज की क्लास में कुल हमने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर डिस्कस किया है।
इसी तरह से कल फिर से मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।